and Vata is the only reason why the Pitta and the Kapha gets imbalanced. So Vata is very, very important for us. How do you control movement? How do you control air? How do you control Vata in your body? Let's understand by Dr. Namrata Jadhav, ma'am, MD Ayurved. Over to you, ma'am. Thank you so much for joining and giving us the time. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much for introduction, sir. I'll start with the Vata दोष and Vata व्याधि. आज का टॉपिक जो है वो वात दोष एंड वात व्याधि है. हमारे आयुर्वेद में त्रिदोष कहा गया है, जैसे वात, पित्त और कफ. यह तीन दोष हमारे शरीर में कारणीभूत रहते हैं. वी रफली वी कॉल इट एज अ वात दोष को रिलेटेड टू मूवमेंट. जो भी हमारे शरीर में वात दोष काम करता है वो मूवमेंट करता है. पित्त दोष जो रहता है वो डाइजेशन से रिलेटेड रहता है, और कफ दोष जो रहता है वो अटैचमेंट, स्ट्रक्चर, लुब्रिकेशन से ज्यादा रिलेटेड रहता है. अगर हमारे शरीर में ये बैलेंस रहते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसे हेल्दी पर्सन हम कह सकते हैं. इसे दोष क्यों कहा गया है, वात दोष क्यों कहा गया है? क्योंकि ये खुद भी दूषित होते हैं और दूसरों को भी दूषित करते हैं, इसीलिए वात दोष कहा गया है. ओके, नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन क्या बताई गई है आयुर्वेद में. वा गति गंधनयोर इति धातु. मतलब शरीर में जहां पर भी गति है, हमारे शरीर में जो भी कुछ मूवमेंट्स हो रही है, उसको कारणीभूत जो भी कुछ दोष कहा गया है, दैट इज वात. एवरी मूवमेंट इन अवर बॉडी इज प्राइमरली इनिशिएटेड बाय वात दोष. ओके, जो भी हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ दोष है, उसका जो प्रधान कंपोजिशन है वो पंच महाभूत है. हमारे शरीर में, हमारे यूनिवर्स में जो भी कुछ है वो पंचभूतात्मक कहा गया है. मतलब पृथ्वी, आप, तेज, वायु, जल, आकाश, इन पांचों में से ही कोई तो एक या फिर दो महाभूत एकत्र आके हमारे वात पित्त दोष बने हैं. ओके, दिस इज वात दोषा स्लाइड. यह एयर और स्पेस मतलब आकाश, इन दोनों के महाभूत से एकत्र आने से वात दोष बनता है. ओके, आकाश क्या है? इट प्रोवाइड्स एम्प्टीनेस, सटली एंड मीडियम थ्रू विच दिस मूवमेंट अकर्स. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सूक्ष्म एंड विशद क्वालिटीज. वायु क्या है? इट प्रोवाइड्स मोबिलिटी, ड्राइनेस and dynamic forces. It is responsible for the chala, that is mobile, ruksha and laghu qualities. Vata is also rajasa predominant. We will discuss later. It is primary function is a gati and it governs the entire nervous system, all forms of transportation and a coordination of a mind with the sense organs. वात के गुण क्या बताए गए हैं आयुर्वेद में? वात इज रुक्ष मतलब ड्राई है, लघु है, लघु मतलब लाइट वेटेड है, बहुत ज्यादा हल्का है, शीत है, कोल्ड है, खर है मीन्स थोड़ा सा रफ है. ओके, इट क्रिएट्स फ्रिक्शन, सूक्ष्म है. इट एम आई ऑडिबल मैडम? Yes, doctor. You are audible, completely audible, doctor. Yes, thank you. Vata is सूक्ष्म मतलब it can penetrate to our smallest channels, like we call it as a srotas in our tissues. It is a sukshma. It can penetrate throughout. Again, another one is a chala. It is a never we cannot say the stable, but it is always moving. It is a chala guna for vata. Okay, this is the small video. We can see that what is a vata. जैसे हम प्रकृति में देखते हैं कि वात जो है वो थोड़ा सा हल्का है, जेंटल ब्रीज है. तो यह जेंटल ब्रीज क्या करता है? हमारे शरीर में डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, वो एक जेंटली कोऑर्डिनेट वे में मूव हो रहा है. ओके, उसका जो हम कंपैरिजन जब यूनिवर्स के हवा से करते हैं तभी वो थोड़ा सा ही क्या बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ही सम रहता है, एक साथ रहता है. जैसे कि वो जेंटल है, रुक्ष है, ड्राई है, कोल्ड है. ओके, आचार्य चरकाचार्य ने कहा है कि वात को इज अ नेम ऑफ लाइफ. प्राण, प्राण मतलब प्राण के सिवा हमारे शरीर में कुछ भी नहीं हो सकता है. अगेन इसको कहा है कि योगवाही. योगवाही क्या होता है? जब भी वात किसी कोल्ड द्रव्य के एक साथ आता है तभी वात बिकम्स कोल्ड. When it comes in a contact with a hot dravya, it becomes hot in a quality. So this is a yogavahi guna of a vata.
which is very much important in our body. Okay. Next is a this all we have seen, these are भौतिक, मतलब जो भी कुछ हमने अभी गुण देखे वो भौतिक और प्राकृतिक गुण देखे, लेकिन अभी वात के जो गुण है वो हम मानसिक भी बताए गए हैं। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वो रजो गुण बहुल है। शरीर में सत्व, रज और तम, यह 3 मानसिक भाव है। जो सत्व मतलब क्या, हम अगर थरली देखेंगे तो प्योरिटी, हार्मनी, कामनेस, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, सीकिंग नॉलेज, एक शांतता रहती है सत्व में, सत्व गुण में। रजस गुण क्या है, इट इज अ मोस्टली रेस्टलेसनेस, desires, attachments, activity, desires driven by the ambitions, restlessness. These are the rajas gun. And what is tamas gun? अभी हम डे टू डे लाइफ में ये बहुत ज्यादा देखते हैं कि शरीर में बहुत ज्यादा लिथार्जिक पना आ चुका है, डार्कनेस आया है, इग्नोरेंस आया है, बहुत ज्यादा कुछ भी करने का उत्साह नहीं है। सो दैट इज अ तमस गुण। लेकिन जो वात, ऑफ कोर्स वात रजोगुण बहुल है, जो रेस्टलेसनेस से ज्यादा कनेक्ट होता है। इसीलिए हम जब भी वात दोष के गुण या फिर जो भी कुछ सिम्टम्स देखते हैं, तभी हमें एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर बहुत ज्यादा विचारों की श्रृंखला जो कभी बंद नहीं होती है, ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सो दैट इज अ रजोगुण बहुल। ओके। व्हाट इज अ कर्माज ऑफ अ वात दोष? जैसे शरीर में कोई भी एंथुसियाज्म मतलब उत्साह रहना, inspiration, expiration, all physical and mental activities, penetration into deeper tissues, urination, defecation, capacity or ability to perceive, the senses to perceive और grasp, यह इंद्रिय ग्रहण शक्ति, ये जो कर्माज है, ये वात दोष की वजह से होता है। मतलब क्या, जो भी कुछ हमारे शरीर में एक्टिविटी हो रही है, स्मॉलेस्ट लेवल पे और लार्जेस्ट लेवल पे, वो दोनों भी वात दोष की वजह से होती है। और भी आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि प्रस्पंदन मतलब ऑफ कोर्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सेंस ऑर्गन, मतलब क्या, ब्रीथिंग, हियरिंग, ये जो भी सेंस ऑर्गन्स के की जो इंद्रिय शक्ति है, वह उसको कौन कंट्रोल करता है, तो वात कंट्रोल करता है। पूर्ण करना, फीलिंग ऑफ लंग्स विद एयर, दैट इज ऑल्सो वर्क ऑफ वात दोष। सेपरेशन ऑफ वेस्ट एंड न्यूट्रिशन पार्ट, मतलब क्या कि शरीर में जो भी न्यूट्रिशन पार्ट है और वेस्ट पार्ट है, उसको विवेक बुद्धि से सेपरेट करना है, उसको होल्ड करना है और हमारे शरीर से उत्सर्जन करना है, मतलब एक्सक्रीशन करना है। यह काम भी वात ही करता है। धारण भी एक गुण बना बताया है, जो कि होल्डिंग यूरिन, स्टूल, आर्तव, आर्तव मतलब मेंसेस, जो भी कुछ दिनों के लिए होल्ड करना और उसके बाद जो ड्यू टाइम है उसके बाद वह उत्सर्जन करना, यह धारण कर्म पूरा है। सबसे महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट गुण वी कैन से दैट वायु तंत्र यंत्र धरा, मतलब जो भी कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यह थोड़ा सा मेडिकल लैंग्वेज हो गया, लेकिन हमारे शरीर का जो भी कुछ चेतनाएं बताई गई है, जैसे सेंसेशन, सेंस ऑर्गन्स से मिलने वाली जो भी कुछ चेतनाएं है, वो सबका कंट्रोलर कौन करता है, हमारे शरीर का वात ही करता है। इसीलिए हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीजें बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। प्रधानता ऑफ वात दोष, जैसे हमने कहा कि हमारे शरीर में पित्त, कफ, ये दोनों भी दोष और वात दोष, तीनों भी दोष रहते हैं। लेकिन आयुर्वेद में एक ऐसा कहा गया है कि पित्त और कफ, मतलब पित्तम पंगु, कफ पंगु, पंगव मलधातवः वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्, मतलब पित्त और कफ ये दोनों भी वात के सिवा पंगु है, ये कुछ भी अपना काम नहीं कर सकते। इसके लिए आयुर्वेद में ऐसी उपमा दी गई है, जैसे आकाश में बादल है लेकिन वो बरसते नहीं है जब तक उन्हें एक इनिशिएटिव, मतलब एक उसको गति नहीं मिलती है, तब तक वो गरज नहीं पाते हैं या फिर दूसरे जगह पे डिस्प्लेस नहीं हो पाते हैं। सो इट इज सेम, जहां पर भी इनिशिएशन करना है वहां पर वातों को इनिशिएटर करके, इसीलिए कहा है कि इट इज अ मोटिवेटर, कोऑर्डिनेटर एंड व्हाट वी कैन एक्टिवेट रोल्स। Okay, so this is the most important shlok in Ayurveda, Pittam Pangu, Kafam Pangu. What are the places of Vata dosha? Vata dosha कहाँ रहता है? जैसे अभी ये स्लाइड अभी आपको दिख रही है, यह पक्वाशय है, that is intestine, lower back, पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्रास्त्र, स्पर्शन इंद्रिय, ऐसा एक श्लोक आयुर्वेद में कहा गया है। तो
पूरे शरीर में वात दोष तो रहता ही है, लेकिन उसका रेसिडेंस मतलब कहाँ रहता है, मोस्टली वो कहाँ रहता है, तो हमारे पक्वाशय में रहता है। इसीलिए हमने कहा है कि जब भी एब्जॉर्प्शन अच्छा रहता है तभी हमारा कैल्शियम लेवल भी अच्छा रहता है और हमारे बोन डेंसिटी भी अच्छी रहती है। इसीलिए इंटेस्टाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेदा। ओके, नेक्स्ट इज लोअर बैक। ऑफ कोर्स हमेशा हमें लोअर बैक पेन दिखाई पड़ता है मोस्टली पेशेंट्स में। कर्ण, कर्ण इसको थोड़ा सा दुर्लक्षित किया गया है। जो कर्ण जो स्थान बताया है वात दोष का प्रधान स्थान बताया है, इसीलिए आगे जाके हम देखेंगे कि जो चिकित्सा है उसमें हम कर्णपुरन भी बोलते हैं। ओके, कटी शक्ति, शक्ति मतलब थाइज रीजन, और हम बोल सकते हैं कि पूरा जो लेग है वह भी वात दोष का स्थान है। हमारे शरीर में तीनों दोषों का स्थान बताया गया है। वैसे ही वात दोष का जो स्थान है वह लेग्स है, पेल्विक कैविटी से नीचे लेग्स है। ओके, नेक्स्ट है जो वो बोन्स है। ऑफ कोर्स वात और अस्थि साथ साथ काम करते हैं, इसके लिए उनका स्थान जो बताया गया है वो वात दोष का अस्थि भी बताया गया है। स्पर्शनेन्द्रियम कहा गया है, वात का जो स्थान है वो स्पर्शन मतलब जो स्किन है ये भी कहा गया है। इसीलिए हमें ड्राई स्किन, फ्लेक्स स्किन या फिर बहुत मॉइस्ट मतलब ऑयली स्किन दिखाई पड़ती है। ओके, सो यहाँ पर वात दोष की प्राधान्य होता है। अच्छा, आयुर्वेद में 5 सबटाइप्स बोले हैं कि कौन से अवयव के अनुसार कौन सा वात प्रधान रहता है वैसे बताए गए। जैसे प्राण धातु है, प्राणवत्र मूर्धक कहा मतलब हेड में, हृदय में प्राण धातु का वात का क्या बोल सकते हैं प्राधान्य होता है। वो क्या करता है, शरीर में रेस्पिरेशन करता है, सेंसरी मूवमेंट्स करता है, मेंटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। उदान, उदान ऊर कंठश्चरः, हमारे उदान का स्थान बोला है, वो छाती बोला है, ऊर बोला है, कंठ बोला है। वो क्या काम करता है, तो स्पीच, एफर्ट्स, मेमोरी, स्ट्रेंथ। ओके, समान, समान जो वायु कहा है वो नियर अग्नि, समानो अग्नि समीपस्थता मतलब क्या, जो हमारे जाठराग्नि, हमारे जो अग्नि के समीप जो वायु काम कर रहा है उसको हमने समान ये एक नाम दिया गया है। तो वो क्या करेगा, डाइजेशन, सेपरेशन ऑफ सार किट, सार किट मीन्स व्हाट, न्यूट्रिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट को अलग अलग करना, इसको मदद करता है। व्यान वायु सबसे इंपॉर्टेंट, यह होल बॉडी में एक्टिवेट रहता है, मोस्टली ये हमारे हेड में भी रहता है। ओके, ये सिर्फ नाम बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे रहते हैं। ये सर्कुलेशन, लोकोमोशन एंड स्वेटिंग के लिए भी काम करता है। अपान वायु जो पक्वाशय में रहता है, एक्सक्रीशन ऑफ मल, मूत्र, शुक्र, आर्तव, ये उसका काम होता है। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ वाता। जनरल लक्षण क्या होता है, बोला गया है वात व्याधि का कि बहुत ज्यादा पेन रहता है। जब भी कभी हम देखते हैं कि वात बढ़ा हुआ है, ऐसे हम मोस्टली बोलते हैं, तो वो क्या रहता है कि हमारे शरीर में वात बढ़ने की लक्षण क्या रहते हैं, तो बहुत शूल हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, संचारी पेन है, कभी पैरों में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कंप रहता है, ट्रेमर्स रहते हैं, हम कभी कभी मस्कुलर डेंसिटी मतलब कोई भी मसल का जो मास डेंसिटी रहता है वो कम हो जाती है, दैट इज अ शोष, वी कैन कॉल इट एज अ। तोद रहता है, नीडल और प्रिकिंग पेन हमें महसूस होता है। स्तंभ, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, ये भी एक लक्षण बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। सुप्ति, नमनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन, मोस्टली हाथ और पैरों में नमनेस हमें दिखाई पड़ता है। हर्ष, टिंगलिंग, जो भी नसों का जो प्रॉब्लम होता है वो भी हम हर्ष देखते हैं। भ्रम, गिड्डीनेस, दीज आर द जनरल लक्षण ऑफ अ वात व्याधि। वात दोष की वृद्धि लक्षण मतलब जब हमें हमारे शरीर में वात दोष बढ़ जाता है तभी क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं हमारे शरीर में, तो ये भी हम देखते हैं हम कि हमारे शरीर का जो कलर है वो थोड़ा सा काला हो चुका है या फिर थोड़ा सा डिस्कलरेशन हो गया है। जॉइंट पे मोस्टली ब्लैकिशनेस दिखता है, वीकनेस, फटीग, डिजायर्स ऑफ हॉट फूड, क्योंकि जो वात का गुण बताया है वो ऑलरेडी शीत है। ओके, अगर वात बड़ा है तो हमें हॉट चीजों की बहुत ज्यादा डिजायर्स होती है। शरीर में ट्रेमर्स आते हैं, इंडाइजेशन होता है, ड्राइनेस ऑफ स्किन हमने जैसे अभी देखा। वातशय लक्षण, दिस इज नॉट अ मेन, ये हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। जब भी वात क्षय हो जाता है हमारे शरीर में तो स्लो बॉडी मूवमेंट, रिड्यूस पावर ऑफ स्पीच, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, रिड्यूस हैप्पीनेस, ट्रोलिंग, ये सब चीजें हम देखते हैं, तभी वो पैरालिसिस के पेशेंट्स में ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। दैट इज अ वात क्षय लक्षण। ओके, ये वात कैसे बढ़ता है, उसके कॉजेस क्या है। हमारे
आधुनिक जग में ऐसे कहा गया है कि हमारी लाइफस्टाइल ही हमारे वात दोष प्रकोप कारण है। मतलब एग्रीवेट हमारा वात कब होता है, तो हमारे डायट्री में जो भी कुछ चेंजेस अभी हुए हैं उसके कारण होता है। तो क्या क्या होता है, हम जो भी ड्राई, बहुत बहुत ड्राई, लाइट, कोल्ड, रफ, सॉल्टी, सोर, स्पाइसी, ऑयली, जब ये सब चीजें हम एक्सेस में लेते हैं, एक्सेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम ये चीजें एक्सेस में लेते हैं तभी हमारे शरीर का वात दोष बढ़ जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स लेना, रॉ फूड्स लाइक अ सलाड फ्रीक्वेंटली लेना, जो विच इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, विच इज अ हेवी टू डाइजेस्ट, ओके, इरेगुलर मील्स, स्किपिंग मील्स और एक्सेस फास्टिंग, जैसे अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग चालू है, 24 आवर्स कोई कोई फास्टिंग करता है। तो कोई कोई प्रकृति के अनुसार की अनेक पेशेंट्स में से देखा जाता है कि वात प्रकोप हो जाता है। लेट नाइट डिनर, ओवर ईटिंग इन द नाइट, जंक फूड इंटेक इन एक्सेस। अगर आप जंक फूड, जैसे अभी जो भी कुछ बर्गर एंड ये जो है, तो जंक फूड अगर मंथली वंस या फिर 15 डेज में वंस हम ले रहे हैं तो उससे कुछ ज्यादा बिगड़ नहीं जाएगा। लेकिन अगर फ्रिक्वेंटली आप ले रहे हो तो जंक फूड ऑफ कोर्स आपको तकलीफ देने वाला है। ओके, ईटिंग व्हेन नॉट हंग्री, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जो भी कुछ डिजायर्स है, सॉरी, जो भी हमें भूख और तृष्णा लगती है, तो तभी हम पानी या फिर कुछ खाना चाहिए। अगर नहीं लग रही है, हमें भूख नहीं लगी है, तभी भी हम खा रहे हैं, ऑफ कोर्स दैट इज कॉजिंग इंडाइजेशन। तो ईटिंग व्हेन नॉट हंग्री, दैट इज ऑल्सो one of the cause. What is lifestyle causes? Most important, no activity. वात का जो गुण बताया गया है वह चल गुण है, इट इज ऑलवेज मूविंग। अगर हमारे शरीर में एक्टिविटी नहीं रहेगी तो ऑफकोर्स वात प्रकोप होने वाला है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत देर से एक जगह पे बैठे रहना, या फिर बहुत देर एक जगह पे खड़े रहना, या फिर कंटिन्यूसली वॉक करना, ये चीजें भी हमारे शरीर को धोखादायक रहती है। ओवर एक्सरसाइजिंग, हाई इंटेंसिटी फिजिकल एक्सर्शन बियॉन्ड योर लिमिट, ये भी कारण हो सकता है। एक्सेसिव ट्रैवलिंग करना, इरेगुलर स्लीप साइकिल, स्टेइंग अप लेट इन द नाइट, इनसफिशिएंट रेस्ट, ये चीजें हैं। सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस लाइक यूरिन, स्टूल, स्नीज, जैसे मोस्टली हम यूरिन होल्ड करते हैं, सॉरी, स्नीज जब आता है तभी भी कभी हम कंट्रोल करते हैं, तो उस चीजों से भी कभी कभी वात प्रकोप हो जाता है। Okay, too much talking, this also cause, or this can be a leads to the vata prabhu. Psychological and environmental causes, chronic mental or emotional stress, anxiety, grief, fear, that can cause a vata prabhu. Excessive exposure to the cold wind, AC, cloud climatic conditions, मतलब क्या, जब भी हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु मतलब बारिश शुरू होता है, तभी बादल आ जाते हैं और सबके घुटनों में दर्द चालू हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वात का गुण ही शीत है। जब शीत गुण हमारे यूनिवर्स में बढ़ता है तभी वो ज्यादा हमारे घुटनों में या फिर पैरों में दर्द होना चालू हो जाता है। ओके, हमारे शरीर में जो वात दोष है वो एज वी एज को बढ़ते ही जाता है। कैसे है हमारे शरीर में, जैसे सॉरी, बाल्यावस्था में कफ दोष का प्राधान्य बताया गया है। मतलब क्या, 1 से 10 या फिर 15 के एज तक हमारे शरीर में कफ दोष का प्राधान्य होता है। उसकी वजह से हम क्या लक्षण देखते हैं छोटे बच्चों में, कि बहुत ज्यादा सर्दी होना, बहुत ज्यादा खांसी होना, बहुत बुखार आना, या फिर कंटिन्यूसली बुखार आना, राइनाइटिस होना, ये जो चीजें हैं, ये जो भी कुछ सिम्टम्स है वो कफ दोष की वजह से होती है, क्योंकि वो जो काल है वो कफ दोष का काल रहता है। जैसे हम 20 या फिर 15 टू 40 या फिर 30 के रेंज में रहते हैं, तभी अडल्सन एज रहता है। तब क्या होता है, हमारे शरीर में पित्त का प्राधान्य होता है। इसलिए हमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं, तो इंडाइजेशन, एक्ने, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होना, हेयर फॉल होना, अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर होना, ये पित्त के लक्षण हमें दिखाई देती है। और जो 40 क्रॉस कर देते हैं तभी हमें वात के लक्षण देते हैं, विच इज रिलेटेड टू योर जॉइंट्स, जैसे जॉइंट पेन। तो यह जो काल होता है वह वात का काल होता है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये जो वात दोष की जो भी कुछ जॉइंट पेन लक्षण है वो अभी 30-40 के एज में दिखाई दे रही है। इसका जो कॉजेस है वो हमारे लाइफस्टाइल ही है। हम जो डाइट जो भी कुछ ले रहे हैं वही उसका कारण है कि हमें वात दोष के जो भी कुछ जॉइंट पेन, जॉइंट स्वेलिंग, ये जो लक्षण दिखाई देते हैं वो अभी 30-40 में भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो नेचुरली हमारे शरीर में वात बढ़ता ही है और उसकी वजह से जो भी डिसीज होते हैं वो हम देखेंगे।
ओके। जब एग्रीवेट वात हो जाता है, एग्रीवेटेड वात दोष के लक्षण क्या क्या होते हैं? फिजिकल प्लस डाइजेस्टिव सिम्टम्स हम देखेंगे। जॉइंट पेन रहता है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस रहता है, difficulty in standing, sitting, walking, morning stiffness, shifting pain, referred pain, needle and prick sensation, tingling, cramps, random muscular pain, rough skin, dry hair, dry lips, gases, bloating, irregular appetite, hard stool, constipation, one of the most important, sensitivity to cold, weathery conditions, cold hands, feet, reduced bone density, weight gain or weight loss. यह जब हमारे शरीर का वात, जैसे हम कभी कभी कहते हैं, पहले भी हमने सुना कि हमारे शरीर का वात बढ़ गया है, तो यह लक्षण हमें दिखाई देते हैं कि क्या क्या लक्षण हो गए। तो कॉन्स्टिपेशन ये बहुत ज्यादा मोस्टली पेशेंट्स में दिखाई पड़ता है। ओके। मेंटल एंड इमोशनल साइंस क्या क्या दिखते हैं? फीलिंग नर्वस, रेस्टलेसनेस, रेसिंग माइंड, स्कैटर्ड थॉट्स, ट्रबल स्टेइंग फोकस, ट्रबल फॉलिंग स्लीप, इंसोम्निया। यह अभी जैसे हमने देखा कि पहले एक जेंटल ब्रीज हमने देखा, जेंटल एयर देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक साइक्लोन या फिर जो स्टॉर्म है वो कैसे काम कर रहा है। ये सब डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो यह हमारे शरीर में क्या करेगा? यह हमारे शरीर में डिस्प्लेसमेंट करता है, ड्राइनेस क्रिएट करता है, रफनेस क्रिएट करता है, जो कि वात के गुण है। और वात के दोष के जो भी कुछ गुण बढ़ेंगे, उससे ज्यादा ही हमारे शरीर में वात एग्रीवेट होगा। तो हमारे शरीर में जितना ड्राइनेस बढ़ने वाला है, जितना रफनेस बढ़ने वाला है, उतने ही जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन, टेंडन पेन हमें हो सकते हैं। नॉर्मली वात व्याधि के 80 डिफरेंट वाता डिसीज बोले हैं हमारे आयुर्वेद में। उनमें से आपको जैसे पता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबार स्पॉन्डिलोसिस, शोल्डर पेन, बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स, साइटिका, मन्यास्तंभ, आक्षेपक, दैट इज व्हाट वी कैन अर्दित, पैरालिसिस। ये जो कुछ व्याधि है, ये दीज आर द ओनली फ्यू व्याधिस आई हैव मेंशन। ओके। सो मोस्टली जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, अभी के जो भी कुछ पेशेंट्स रहते हैं वो मोस्टली ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस के रहते हैं। तो हम आज थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? इट इज अ टोटली डीजनरेटेड डिसीज। डीजनरेशन मतलब क्या होता है? हम जब भी हमारे शरीर में वात का प्रकोप होता है, जैसे हमने देखा कि हमारे जो भी कुछ डायट्री में जो भी कुछ हम लेते हैं, उससे हमारे शरीर में वात बढ़ता है और उसकी वजह से ड्राइनेस होता है। और उसकी वजह से ही हमारे शरीर में जो भी कुछ लुब्रिकेशन एजेंट है, दैट इज सिनोवियल फ्लूइड है, उसका भी क्षय हो जाता है। जो दोनों हड्डियों के बीच में जो भी कुछ कार्टिलेज रहता है, दैट इज अ सॉफ्ट कुशन रहता है, वो भी डीजनरेट होना चालू हो जाता है। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि फ्रिक्शन, दो बोन्स में फ्रिक्शन ज्यादा होता है और देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। ओके। उसकी वजह से हमें सूजन, पैरों में चकराहट, स्टीफनेस, अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तभी पूरा बॉडी चकड़ गया है, ऐसे लक्षण हम दिखते हैं। तो दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके। दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस के वहां पर जो कार्टिलेज है, हम देख रहे हैं कि चारों इमेजेस में, चारों बोन्स में कैसे कैसे आगे आगे संप्राप्ति बढ़ती गई है। जो फर्स्ट है वो 10% कार्टिलेज लॉस है, कुछ भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। नेक्स्ट जो है उसमें थोड़े से कार्टिलेज में डिजनरेटिव चेंजेस हुए हैं। थर्ड में है वहां पर डिजनरेशन ऑलमोस्ट 30 to 40% हो चुका है। और जो लास्ट है वो 60% कार्टिलेज वहां पे लॉस्ट हुआ है। ऑस्टियोफाइट्स भी आए, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ वहां पर होता है। जॉइंट स्पेस जो रहती है हमारे दोनों बोन की, वो पूरी खत्म हो जाती है, वी कॉल इट एज अ रिड्यूस जॉइंट स्पेस। और उसकी वजह से दोनों भी बोन एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन करते हैं और हमें दर्द होता है। ओके। दिस आर द सेम, जैसे हमने देखा कि पहले वात व्याधि, वात प्रकोप की जो लक्षण है, वही लक्षण यहाँ पर भी हमने देखते हैं कि आहार जन्य निदान क्या है। रुक्ष है, शीतल लघु अगर हम आहार ले रहे हैं, कषाय कटु तिक्ता आहार हम ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमारा शरीर का वात बढ़ने वाला है। बहुत ज्यादा स्प्राउट्स ले रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड ले रहे हैं, सॉल्टी फूड ले रहे हैं, तो उससे ज्यादा हमारा शरीर का वात बढ़ने वाला है। इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, इट इज वेरी, जैसे हमने कहा कि भूख नहीं है तभी भी हम खा रहे हैं। जो टाइमिंग है, मील टाइम है, वो फिक्स नहीं है। ओवर ईटिंग हो रहा है, उससे भी वात बढ़ता है।
विहारजन्य निदान मतलब क्या है? तो लाइफस्टाइल, जैसे हमने देखा कि एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेनिंग, कैरिंग हेवी वेट्स, एक्सेसिव स्विमिंग, जंपिंग, रनिंग, लॉन्ग और फास्ट ट्रैवल, trauma, injury to the joints or vital points, suppression of a natural urges, staying awake at a night, late at a night, daytime sleeping. मानसिक निदान ऑफ कोर्स चिंता, शोक, क्रोध, भय ये भी कारण होते हैं. ओके. आयुर्वेद में ऐसे कहा है कि जो भी निदान है, मतलब हम जो भी कुछ डाइटरी चेंजेस करते हैं उसकी वजह से शरीर में वात प्रकोप होता है, उससे धातु क्षयजन्य या फिर मार्गावरोध जन्य, मतलब ये दो अलग अलग एंटिटी है. आई विल नॉट डिस्कस दिस मार्गावरोध धातु क्षयजन्य संप्राप्ति. वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन इन नेक्स्ट वीडियो. रिक्त ऑफ स्रोतस, स्थान संशय इन संधि, श्लेषक कफ क्षय, मतलब क्या महापर का जो भी कुछ लुब्रिकेशन एजेंट रहता है उसका क्षय हो जाता है, और अस्थि मज्जा क्षय होने से जॉइंट डीजनरेशन होता है और उसे संधिवात कहा जाता है. शरीर में जो भी कुछ पेन है, जो भी हड्डियों से जुड़ा है, वह आयुर्वेद में संधि वातक करके बोला गया है. इस संधिगत वात में सब रोग आते हैं, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आता है, लंबार स्पॉन्डिलोसिस आता है, लंबार पेन आता है, पैरों में ऊंघिया आना आता है. ये सब चीजें हम संधिगत वात में ही इंक्लूड करते हैं. चिकित्सा में क्या बोला है? वस्ती अर्ध चिकित्सा. अगर हम वस्ती मतलब एनिमा करते हैं तो वात का जो भी कुछ डिसीज है वो 50% यहाँ पर ही कम हो जाता है. तो वस्ती अर्ध चिकित्सा, मेडिसिन के साथ हम अगर बस्ती ले रहे हैं, बस्ती मतलब एनिमा, मोशन की जगह से हम कुछ अंदर दवाई छोड़ते हैं, उससे हमारे शरीर का वात दोष कम हो जाता है. सो दैट इज अनुवासन, निरोह या अपन बस्ती, मात्रा बस्ती, ऐसे कुछ अनेक प्रकार बस्ती के बताए गए हैं, वो हम आगे देखेंगे. यहाँ के ट्रीटमेंट, जैसे अभी फर्स्ट में जो बस्ती बताया, दैट इज एनिमा, पोटली, जानु बस्ती, अभ्यंग, लीच एप्लीकेशन, अग्निकर्म, विद्धकर्म, शिरोधारा, पादाभ्यंग, ये जो चीजें हैं ये ट्रीटमेंट हम करते हैं. सभी वातव्याधियों में ये बेसिक ट्रीटमेंट्स रहते हैं जो हम अलोंग विद मेडिसिन करते हैं. उससे क्या होता है? हमारा शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है. अर्ध चिकित्सा बोला है तो वात का व्याधि है तो बस्ती इज अ मेन प्रोसीजर. अगर हम वो करते हैं उसके साथ ये भी ट्रीटमेंट्स करते हैं तो हमारे शरीर का जो वात है वो कम होता है और हमारे जो लक्षण रहते हैं वो भी कम हो जाते हैं. ओके. मोस्ट इंपॉर्टेंट निदान परिवर्जन. आयुर्वेद में इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कि पथ्य, हम जो भी चीजें हम कर रहे हैं अगर वही हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारा डिसीज तो कम हो जाएगा लेकिन वो पूरा नहीं जाएगा. तो ये जो कारण है वो कारण को हमें बंद करना पड़ेगा. मतलब क्या? तो पथ्य इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आपको थोड़ा सा हल्का खाना और डाइजेस्ट हो सके ऐसा खाना खाना है. मतलब राइस जो रहेगा वो पुराना चावल होना चाहिए, मूंग की दाल खानी चाहिए, फ्रूट वेजिटेबल्स मतलब क्या, लौकी, दूधी भोपड़ा का, लाल भोपड़ा, ये जो फ्रूट वेजिटेबल्स बोले हैं वो हमें खाना चाहिए बिकॉज इट इज इजी टू डाइजेस्ट. घृतयुक्त आहार होना चाहिए, मतलब स्निग्धता होनी चाहिए हमारे जो भी कुछ आहार में है वो स्निग्धता पूर्वक आहार होना चाहिए. जो टाइमिंग है मील के वो फिक्स्ड होने चाहिए, फिक्स्ड स्लीप साइकिल भी होने चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज, वॉक एंड साउंड स्लीप होनी चाहिए. दिस इज अ पथ्य इन शॉर्ट. अभी हमें अवॉइड क्या करना है? लेट नाइट डिनर हमें हमेशा अवॉइड करना है. क्योंकि हमारे डाइजेशन को उतना वक्त नहीं मिलता है और हम जो भी सुबह उठने के बाद हमें स्टीफनेस महसूस होता है. तो अवॉइड लेट नाइट डिनर, हेवी डाइट इन द नाइट, प्रोलॉन्ग सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट फूड्स, आइसक्रीम्स, सॉल्टी फूड, सार फूड, पंजेंट फूड. जो मोस्टली ऐसे देखा जाता है कि रात का बचा हुआ बासी खाना हम खाते हैं और उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा सुबह उठने के बाद दिक्कत महसूस होती है. तो ये चीज जो है वो पहले बंद करनी पड़ेगी, तभी हम जाके वात व्याधि हम ट्रीट कर सकते हैं. एसी, कोल्ड एयर, इससे भी जैसे हमने देखा कि जो वात का गुण है वही शीत है, तो अगर हम शीत का सेवन अधिक ज्यादा करेंगे तो वात प्रकोप होने वाला है. अवॉइड स्ट्रेस इंड्यूसिंग फैक्टर्स इन डे टू डे लाइफ. जिससे स्ट्रेस बढ़ता है ऑफकोर्स, क्योंकि हमारे शरीर में जो कंट्रोलर है दैट इज अ वात. अगर वात बढ़ेगा तो ऑफकोर्स स्ट्रेस भी बढ़ेगा, अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है तो वात भी बढ़ेगा. इट इज इन अ कोरिलेशन. ओके.
वात एवं ही देहस्य सर्वचेष्टा नियंत्रक होता है, मतलब वात अलोन इज अ कंट्रोलर फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ बॉडी. अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टरिंग वाता इज अ मास्टरिंग हाफ ऑफ द क्लिनिकल आयुर्वेदा. थैंक यू मैम. Thank you. Thank you. Yes. So, yes, thank you so much, Dr. Namrata ma'am, for such a great and amazing session. We appreciate you, and behalf of everyone who has joined right now. We will take hardly, Doctor, one or two few questions from the session as we always do the Q&A session. So the respective patients are requested to drop the message on chat box. Okay, there is a question, doctor, from Mr. Anil Kumar, sir. The question says, dandruff in remaining hair on head very common, rough, dry beard. Okay, voices in knee joints while sitting, but not medical issue. Yes. Yes, ma'am. Yeah. Yes. Yes, doctor. Yes. हाँ, जैसे हमें अभी हमने कहा कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वहां पे हम क्रेपिटेशंस बोलते हैं. मतलब क्या, जैसे हमने कहा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का हमने एक स्लाइड दिखाई थी, वहां पर थाई बोन एंड शिन बोन, मतलब एक मांडी का हड्डी और नीचे पैर का हड्डी, ये दोनों चीजें जब हमारे एक साथ काम करती है तब उनके बीच में एक कुशन रहता है, दैट इज अ कार्टिलेज. ये जब डीजनरेट होता है तभी दोनों भी बोन एक साथ आते हैं और जब भी हम चलते हैं तभी वो फ्रिक्शन होता है. सो दैट इज वी कॉल इट एज अ, जब भी क्रेपिटेशन मतलब नी जॉइंट में आवाज आना, ये क्रेपिटेशन होता है. Okay, so this is while sitting but not medical issue. ये I'm not understanding voice in a knee while sitting but not a medical issue. हाँ, of course अगर उसके साथ आपको कुछ तकलीफ नहीं है तो that is normal. अगर आपको क्रेपिटेशन के साथ अगर आपको स्वेलिंग है, सुबह उठने के बाद दर्द है, चलने में दर्द है, तो या इट इज अ मेडिकल इशू. कैपिटेशंस इन अ नी जॉइंट इन अ हेल्दी मोस्टली ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो टेंडन कभी कभी जो आवाज आता है वो टेंडन का आवाज रहता है. ओके. Yes. Yes. All right. Thank you so much, doctor. So, for answering the question, there is another question Yes, from ma'am. Mr. Ankush Chakote, sir, which says, to what extent does Vata dosh contribute to the development and progression of psoriasis? Yeah. यस, वात दोष का जो स्थान बताया गया है दैट इज अ स्पर्शनेन्द्रियम. ओके, वात का और स्किन का बहुत ज्यादा कोरिलेशन रहता है. क्यों रहता है, क्यों रहता है हम बोल नहीं सकते, क्योंकि जो भी कुछ पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहती है, जो हमारे नर्व्स जो हमारे स्किन को सप्लाई करते रहते हैं, उसी को सप्लाई जो भी कुछ फ्लूइड होने वाला है वो वात दोष ही करने वाला है. ओके, जैसे वी कैन से ड्राई स्किन हो गई है तो वातदोषी बढ़ा है, मैंने क्या क्या खाया है उसकी वजह से स्किन के ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है. जैसे हम कहते हैं कि सार फूड मत खाइए तो वो स्किन पे रिफ्लेक्शन कर देता है, तो इट इज ऑल्सो वात प्रकोप होंगे. वात प्रकोप हो रहा है तो हमारे शरीर में वात बढ़ेगा और उसकी वजह से रिफ्लेक्शन ऑन स्किन दिखना पड़ता है. हमारा पेट अगर साफ नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, तो हमारा चेहरे पर का भी नूर निकल आ जा कम होता है. So that is also what we can say a symptom. Okay, सोरासिस में ये प्रोग्रेशन होता ही है, तो हम इसीलिए सोरासिस के पेशेंट्स में अभ्यंगक बोलते हैं कि हमें घी या फिर तेल लगाने के लिए बोलते हैं ताकि ये शरीर का जो वात बढ़ा है वो कम हो जाए. साल्टी सार फूड जो है वो नहीं लेने को बोलते हैं, इसीलिए वात जो भी कंट्रीब्यूशन है वो फर्स्ट है. वात पित्त एंड कफ तीनों का एक साथ होता है, नॉट ओनली वात, वात का भी लेकिन होता है. यस. Yes, thank you so much for answering the question, doctor. There is another, question in the chat box which says, "Ma'am, मेरी complete skin from the lips to the neck, discoloration और काली पड़ गई. So is it a sign of, vata imbalance? क्या ये बात के कारण है?" हाँ, यस इट कैन बी. ओके, मोस्टली अगर गर्दन की जो त्वचा है अगर वो काली पड़ी है तो उसको हम अकांथेशिया नेक्रोसिस बोलते हैं. मतलब क्या, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मोस्टली वहाँ का जो एरिया रहता है वो काला पड़ जाता है.
ओके, अगर आपको ये क्रोनिक है तो वी कैन कॉल इट एज अ वाता की दोष की वजह से हो गया, लेकिन ये अगर टेम्पररी है, लाइक कुछ कुछ दिनों से ही है, तो हमें नहीं कह सकते कि ये वात दोष की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक यूज की वजह से भी ऐसे कालापन हो सकता है। ओके, मोस्टली अभी ऐसा होता है कि सब कॉस्मेटिक्स यूज हम करते हैं और उसकी वजह से उसका एक रिएक्शन भी मोस्टली हो जाता है और बाद में स्किन हमारी ड्राई या फिर ब्लैकिश हो जाती है। अगर आपका एज और उसके साथ कुछ सिम्टम्स है तो हमें फाइंड आउट या फिर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। यस मैम। Yes, doctor. We'll take a last question, for the day. There is a question from Dr. Shekhar which says, for the severe joint pain and swelling in the legs, suggested, Ayurvedic drug for these condition, ma'am, please. ओके, नॉर्मली हम ऐसे सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो स्वेलिंग या फिर स्टीफनेस है तो हम योगराज गुकुल, कैश्वर युगुल, महायोगराज गुकुल, ये जो बेसिक ड्रग ऑफ चॉइस है वो बोल सकते हैं, लेकिन विदाउट कंसल्टिंग टू द एनी डॉक्टर हम आपको कहेंगे कि आप कोई भी दवाई मत लीजिए। ओके, क्योंकि डिसीज की अवस्था देखने के बाद ही हम मेडिसिन देते हैं, तो आप कोई भी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उसके बाद दवाई लीजिए। ओके, जैसे मॉडर्न में भी कहा है कि डाइक्लो लिया और अच्छा हो गया, तो वैसे आयुर्वेद में काम नहीं होता है। हमें प्रकृति, स्थान, दोष, ये सब देख के हम मेडिसिन देते हैं, तो आप कोई भी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उसके बाद ही आपको मेडिसिन ले सकते हैं। Perfect. Yes. Thank you so much, Doctor. Behalf of all the members who are present here, I express the gratitude for taking such a great and, informative session for day. And as we all will be joining again back on next Saturday at 8 p.m. IST at the same time. So thank you so much, Dr. Namrata ma'am, for such a great session. And thank you everyone for joining the Arogya Satsang. Yeah, thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you.